बरसों से, सदियों से इंसान अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से इल्म ज्ञान हासिल करता रहा है और इल्म ज्ञान देता रहा है। आज हमारे पास 3 पैनलिस्ट हैं। मैं एक के बाद एक उन पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर हम उनसे सुनेंगे कि उनका एजुकेशन स्पेस यानी कि शिक्षा के एरिया में क्या रोल है, वो क्या करते हैं, वो जिन संस्थाओं से, जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज के इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं और उनके जो प्रिलिमिनरी विचार है, उनके जो थॉट्स है कि बच्चों को ऑनलाइन कैसे सीखना चाहिए, वो एक 2-3 मिनट में वो हमसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो पहले पैनलिस्ट है उनका नाम है अनमोल कुमार। अनमोल खान एकेडमी के स्कूल्स टीम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अनमोल आपके पास आऊंगा और आप क्या कर रहे हैं, आपकी संस्था क्या कर रही है और आपके प्रिलिमिनरी विचार क्या है, वो हमसे शेयर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मेरा नाम अनमोल है और मैं खान एकेडमी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसका ये मानना है कि पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा, चाहे वो कहीं पर हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके लिए एजुकेशन, उसके लिए पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। तो उस मिशन के लिए मैं और मेरी टीम रोज 6 से लेकर 12 तक के लिए क्लास मैथ के लिए काफी सारा कंटेंट बनाया है। तो मुझे इस बात की समझ है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे सही तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, आखिर किस तरीके से ऑनलाइन वीडियोस बनाई जाए, किस तरीके से उनका अभ्यास किया जाए पढ़ने में। 10 साल हो गए हैं हमें खान एकेडमी में शुरू हुए और दुनिया भर के बच्चों की, लाखों बच्चों की हमने काफी मदद की है। अभी इस सिचुएशन में जो कोविड-19 के सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, अब इसमें खान एकेडमी क्या कर रहा है? तो अभी कुछ स्कूल ये समझ रहे हैं कि उनका समर वेकेशन चल रहा है, उनको उम्मीद है कि कुछ महीनों बाद ही सही उनका स्कूल खुल जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस 2 या 3 महीने में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई में पीछे ना हो जाए। ऐसा ना हो कि जब स्कूल खुले तो वो बस इस वजह से पीछे हो गया कि क्योंकि वो इस 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ नहीं पाया। तो हमने बच्चों के लिए रिविजन कोर्सेज बनाए हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा 6th में था और वो भी 7th में जाने वाला है, तो इस 2 महीने में वो कैसे 6th के सारे कॉन्सेप्ट्स को, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जहाँ पे जो थोड़े मुश्किल होते हैं, उन सबको मिला के उनके लिए छोटे-छोटे लेसन्स बनाए हैं, कुछ वीडियो और कुछ एक्सरसाइज को कंबाइन करके। थैंक यू अनमोल। हमारे जो अगले पैनलिस्ट है वो है मोनिशा सिंह दीवान। मोनिशा अ, मोनिशा ने अर्ली इयर्स एजुकेशन में काफ़ी काम किया है। शुक्रिया चेयरमैन। सब पेरेंट्स और सब लोग जो वेबिनार पे आए हैं, आप सबको याली मदद। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस वेबिनार में अपने ख्याल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और इंटरेस्ट बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे ये वेबिनार हो रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ आप इस वेबिनार के बारे में बात करने के पहले थोड़ा सा जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी। माइटी हार्ट्स जो मेरी संस्था है, एसेंशियली इसको जब मैंने सेट किया था तो एक बहुत सालों के काम को एक कंसोलिडेट करके करा था कि बच्चों को बेहतर बचपन मिले। ये मेरा एक जो मेन फोकस है मेरी संस्था का। और बेहतर बचपन सिर्फ माता पिता का दायित्व नहीं होता है। बच्चों का बेहतर बचपन हर सिटीजन का दायित्व होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व होता है। ये मेरा मानना है और इसीलिए मेरा काम पेरेंट्स के साथ है, टीचर्स के साथ है, इंस्टीट्यूशंस के साथ है, पॉलिसी में है वगैरह, जहाँ पर भी मैं इम्पैक्ट कर सकती हूँ। मैं आजकल काम यूनेस्को के साथ कर रही हूँ और बहुत ही ज़रूरी काम है, खास करके जिस दुविधा में हम सब हैं। तो मेरा काम सोशियो इमोशनल लर्निंग जो बोलते हैं उस पे है और काम का फोकस है कि भाई सोशियो इमोशनल लर्निंग बहुत ही ज़रूरी स्किल्स हैं 21वीं सदी में ज़िंदगी को बेहतरीन तरह से बिताने के लिए और प्रोफेशनल पर्सनल सक्सेस के लिए। लेकिन ये स्किल्स बच्चों में डेवलप करने के पहले जो उनके साथ में एडल्ट्स हैं उनमें होना ज़रूरी है। ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा काम अभी है जो टीचर्स हैं, प्री सर्विस टीचर्स, जब जो टीचर्स इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनकी वो डेवलपमेंट करना। थैंक यू मोनिशा।
हमारे जो अगले पैनलिस्ट है, अब मैं उनकी तरफ जाऊंगा। हमारी अगली पैनलिस्ट है डॉक्टर नताशा मेहता। डॉक्टर नताशा मेहता आगा खान एजुकेशन सर्विस इंडिया की हेड ऑफ एकेडमिक्स है। उन्होंने पिछले 25 सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम किया है। वो एशिया की जो सबसे पुरानी रेसिडेंशियल स्कूल है लॉरेंस स्कूल, उसकी करिकुलम डेवलपमेंट की हेड रह चुकी है। थैंक यू चेयरमैन। जैसे चेयरमैन शिराज ने बताया, मैं आगा खान एजुकेशन सर्विसेज की इंडिया हेड ऑफ एकेडमिक्स हूँ। और आगा खान एजुकेशन सर्विसेज जो है 3 अलग अलग स्टेट्स में, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 19 प्री स्कूल्स और 8 बड़े स्कूल्स में काम कर रहे हैं। ये स्कूल्स बहुत पुराने हैं और मुंबई में भी स्कूल्स हैं, तो को एजुकेशनल स्कूल्स हैं, और एक स्कूल है हमारा जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ाई करने आती हैं। ये स्कूल्स बड़े शहरों में भी हैं, जैसे बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, और बहुत छोटे शहरों में भी हैं, जैसे आदिलाबाद है, चित्रावड़ है जो गिर के जंगल के एकदम बीच में है, सिद्धपुर है। ये बहुत छोटी छोटी जगहें हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे 8-9 हज़ार बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको दुनिया की बेहतरीन पढ़ाई कैसे कराई जाए ये हम देखते हैं, ताकि वो बड़े होकर अपने देश में जाएं या बाहर के देशों में जाएं, किसी के भी सामने अच्छे से अच्छा काम करके अपना करियर बहुत बढ़िया बना सकें। तो उसके लिए हम दुनिया के अलग अलग स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से कोलैबोरेट करते हैं। वहाँ क्या काम हो रहा है, एजुकेशन में क्या रिसर्च हो रही है, क्या पढ़ाना जाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो अगले 10, 15, 20 सालों में बच्चों के लिए जरूरी होंगी, क्योंकि आज से 10, 12, 20 सालों बाद ही ये बच्चे जॉब्स करने लगेंगे, काम के लिए तैयार होंगे। और उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, दुनिया के जो सबसे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, ये सब चीजों पर हम बहुत ध्यान देते हैं। थैंक यू डॉक्टर नताशा। तो हमने सुना कि अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अलग कर रही है जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया है। कुछ संस्थाएं अपनी स्कूल्स में अलग तरीके से अब सिखा रही है, ऑनलाइन सिखा रही है। कुछ संस्थाएं ऑनलाइन में क्या सिखाना है उसका कंटेंट क्रिएट कर रही है। कुछ संस्थाएं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ मिलकर इस नए रियलिटी को एक्सेप्ट करने का काम कर रही है। आइए, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था इस वेबिनार का, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया उनकी तरफ से। कुछ सवालों के हम आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोनिशा आपकी तरफ आता हूँ कि अभी का जो वातावरण है, जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें घर में माता पिता बच्चों में काफ़ी तनाव और चिंता है, लोग स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी है उनके अंदर, और ऐसे माहौल के अंदर ये ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? ये माहौल का हमारी ऑनलाइन पढ़ाई पे क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, और इन सभी चीज़ों से हमें किस तरह से फेस करना है, ये इसके बारे में अगर आप हमसे कुछ टिप्स शेयर करें। थैंक यू चेयरमैन शिराज। हाँ, तो तो जो चेयरमैन शिराज का प्रश्न था कि भाई हम इस स्ट्रेस के द्वारा गुजर रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें इस पूरे माहौल में हम क्या कर सकते हैं। सबसे जरूरी है जो मैंने बोला था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहूंगी कि पहली बात, ऑफलाइन क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है ऑनलाइन के पहले। ऑफलाइन क्या हो रहा है, यानी कि आप ऑनलाइन जाएं उसके पहले ऑफलाइन आपके घर में क्या हो रहा है, माहौल क्या है, आपकी वास्तविकता क्या है, आपके कम्युनिकेशन, आपका वार्तालाप कैसा है बच्चों के साथ, आपने किस तरह से क्या सेफ्टी, वो 4 दीवारी में आपने इमोशनल, फिजिकल सेफ्टी बोले तो आपने क्या करा है उसके लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग एक टूल है, लेकिन ऑफलाइन लर्निंग जो है वो वास्तविकता है कि वहां पे घर में, परिवार में क्या वातावरण आपका है। अब ये ऑनलाइन लर्निंग वर्क करे जिस प्रकार भी, और वो अलग बात है कि भाई छोटे बच्चे जो होते हैं, अर्ली लर्नर्स बोले तो प्री स्कूल के,
पहली दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, तो मेरा मानना है जितना कम हो उतना सही है, क्योंकि ज्यादा जरूरी है कि घर में क्या हो रहा है, आपका वार्तालाप वगैरह जो भी आप जा रहे हैं वो आप छोटे छोटे सेक्शंस में देखें, और पढ़ना नहीं है, कुछ देख के आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं वगैरह, ऐसा ऐसा, या आपकी बातें हो रही हैं टीचर के साथ में या अपने क्लास के साथ में। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़े से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है समय के दौरान, और इस समय के दौरान ही नहीं, ये बहुत जरूरी है हमको करना, जब हम कोविड के थ्रू गुजर जाए तब भी इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज जो बहुत जरूरी है वो है रूटीन। रूटीन क्या है कि आपने कुछ दिन में जो पूरा दिन है, आपका दिनचर्या है, उसमें आप एक स्ट्रक्चर रखें, भला अपने लिए, क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि आप पहले अपने आप से शुरुआत करें। अगर आपका रूटीन नहीं होगा तो बच्चों के लिए आप वो रूटीन रखना या इंस्टिल करना या रेगुलेट करना आपसे पॉसिबल नहीं होगा। तो हर चीज जो मैं बोल रही हूँ वो आप पे भी लागू होती है। तो एक स्ट्रक्चर रखना जरूरी है, स्ट्रक्चर यानी कि शेड्यूल। अब ये शेड्यूल कोई बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है, पर समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना खाना, कुछ समय खेल के लिए रखना, कुछ समय एक्सरसाइज के लिए रखना, रेस्ट के लिए रखना, अपने लिए रखना, पढ़ाई के लिए रखना, एक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर आप बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ में बना सकते हैं। जैसे नताशा बोल रहे हैं कि उन्होंने स्कूल ने दिया, काफी कुछ हेल्प किया उनके पढ़ने के स्ट्रक्चर में, पर हो सकता है कि आपके स्कूलों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी हो, काफी लोगों के स्कूलों ने, तो ये कुछ स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है, अगेन आपकी फैमिली के देखते हुए कि क्या प्रैक्टिकल चीज होगी, और इस स्ट्रक्चर में आप कंसिस्टेंट रहें। ये स्ट्रक्चर खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत से एक सेफ्टी नेट होता है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया अभी क्या होगा, अभी हमने खाना खाया, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, शाम को हम खेलने वाले हैं, और फिर सोने के पहले कहानी सुनेंगे वगैरह। तो एक स्ट्रक्चर उनको एक सेफ्टी देता है, और इसको रियल रखिए, ज्यादा मत करिए, क्योंकि आप में भी इतनी सहन शक्ति नहीं है जो नॉर्मल की होती है, ना ही इतनी शक्ति होगी। तो रियलिस्टिक रहिए कि आप क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोले तो फिटनेस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम लोग, और थोड़ा समय ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए साथ में, ये इसके बारे में मैं जितना बोलूं कम है कि ये आपको किस तरह से शांति प्रदान करता है। और बहुत हंसी मजाक अलग अलग प्रकार से घर में वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज टेंशन को कम करती है। तो पहली चीज जो मैंने बोला रूटीन्स। दूसरी चीज रिचुअल्स। रिचुअल यानी कुछ क्वालिटी टाइम जो एक आप स्पेंड कर रहे हैं, कोई स्पेशल टाइम हो सकता है कि रात के खाने के समय आप एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं परिवार में कि भाई आज तुमने क्या चीज तुम्हें सबसे अच्छी लगी, या तुमने क्या किया आज जिससे तुम्हें बहुत आनंद आया। तो कुछ एक रिचुअल जो सब शेयर कर रहे हैं, या आज के लिए क्या चीज के लिए तुम थैंकफुल हो, जो बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, कि कुछ चीज के लिए आप एक धन्यवाद दे रहे हैं कि कुछ चीज अच्छी हुई। घर में माँ बाप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारी लाइफ चेंज हो गई है, काम बढ़ गया है घर के अंदर, सब चीजें एक साथ हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना इंपॉर्टेंट है। मैं बोल नहीं सकती इतना कि जो चीजें वो इस समय में सीखेंगे वो उनकी जिंदगी में कितनी काम आने वाली हैं, बहुत ही जरूरी है। तो उस समय में बैठ के डिवाइड करना काम को, माता पिता हैं, घर में जो भी लोग हैं अलग अलग प्रकार से, कि भाई अगर दादा दादी हैं तो चलो दादी अगर बड़ी उम्र की हैं कि मैं बैठ के सब्जी काट दूंगी, लहसुन छील दूंगी वगैरह वगैरह। बच्चों को काम मिल रहा है कि भाई कपड़े यहाँ रख रहे हैं वगैरह। आपका घर के हिसाब से सबको एक डेलीगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। चौथी चीज बहुत जरूरी है रेगुलेशन, विनयमन, यानी कि आपके इमोशंस, जो भावनाएं हैं उनका रेगुलेशन बहुत जरूरी है कि पहले आप रेगुलेट करें, आपकी भावनाओं को नोटिस करें, जाने कि भाई मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मैं तनाव के द्वारा गुजर रही हूँ, मैं अभी किसी पे चिल्ला दूंगी या चिल्ला दूंगा, या मुझे रोने का मन कर रहा है। एक्सेप्ट करें अपने इमोशंस को, डिस्टेंस करें और उनके साथ डील करें, क्योंकि आपका काम है कि आप पहले अपने इमोशंस को संभालें, फिर ही आप बच्चों के इमोशंस को संभाल सकते हैं। तो ये चीजें जो मैंने बोला कि आप रिचुअल्स, ये रूटीन्स है, रिचुअल है, अपना इमोशन को रेगुलेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, और
रिलेशनशिप के ऊपर, ये आपकी ऑफलाइन लर्निंग है। ये अगर प्लेस में होगा तो ऑनलाइन आप एज की तरह जो भी आप करेंगे ना, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, उससे उनको वो सीख सकते हैं। थैंक यू मोनिशा। मोनिशा ने कितना सही कहा है कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन में जो कंटेंट है, फिर अगर वो कंटेंट स्कूल्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर हो, उसे समझने से पहले वो एक वातावरण क्रिएट होना ज़रूरी है कि अगर हमारा घर का वातावरण अच्छा होगा, अगर हम एक फैमिली साथ में मिलकर सीख रहे हैं, साथ में मिलकर इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो वो बच्चा जब ऑनलाइन लर्निंग करने जाएगा तो वो उसे अच्छी तरह से सीख पाएगा। अब मैं अनमोल की तरफ जाऊंगा। अनमोल, हमारे पास ये प्रश्न आया है कि ऑनलाइन लर्निंग में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस है इंटरनेट पे, इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है स्मार्टफोन्स पे, तो बच्चे किस तरह से कंसंट्रेट करें और इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और ऑनलाइन लर्निंग का फायदा उठाए? धन्यवाद चेयरमैन इस क्वेश्चन के लिए। काफ़ी सही सवाल है और मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी सारे पेरेंट्स इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को और सही तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन का सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये बहुतों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। कई लोग इसको पहली बार देख रहे हैं कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं और जैसा मोनिशा जी ने शुरू में ही कहा था कि हम 20वीं सदी के हैं। हमें इस बात पे अडॉप्ट करना कि हाँ, पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की जा सकती है, ये एक अलग सा माइंडसेट है। जब अब हम ये जान गए हैं, अब इस चीज़ को हम चाहकर या ना चाहकर एक्सेप्ट करने लगे हैं क्योंकि ये समय की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन है उसको सही तरीके से हम यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहली बात तो ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ मैथ और साइंस के लिए नहीं है। आप बहुत कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते। स्कूल में वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो शायद वो घर पे नहीं सीख पाते हैं। कैसे लोगों से बात किया जाए, कैसे खुद को एक्सप्रेस किया जाए और बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं वो स्कूल में सीखते हैं। सेम चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन में भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ मैथ और साइंस या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी बड़ी डिमेरिट ये है कि वहाँ लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो कुछ भी खोल सकते हैं। तो उसके बीच में एक ब्रिज है और वो ब्रिज आप हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन एजुकेशन को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे बुरा भी बना सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा और इस बात को मैं काफ़ी अच्छे से दोहराना चाहूँगा, इस पे काफ़ी मैं ज़ोर डालना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का यूज़ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कीजिए। आपका बच्चा हो सकता है कि डांस में इंटरेस्टेड हो, आपका बच्चा हो सकता है कि उसको ड्राइंग में, पेंटिंग में इंटरेस्ट आता हो, उसे हो सकता है गेमिंग में इंटरेस्ट हो। तो उसे सिर्फ इस बात के लिए फ़ोर्स मत कीजिए कि सिर्फ तुम ऑनलाइन पढ़ने के लिए जाओ, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। 2-4 और जगह ढूँढिए जहाँ पे वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें जो अपने अंदर जो उसकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ वो करना चाहता है, वो सारी चीज़ भी वो ऑनलाइन कर पाए। एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये होती है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो ये कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने कोई वीडियो देखा। अब होगा क्या अगर वो 10 मिनट का वीडियो है किसी भी कॉन्सेप्ट पे, तो मैं उसे देख लूँगा, अच्छा चलो ठीक है मैंने पढ़ लिया। लेकिन एक स्टूडेंट का क्या, किसी का भी दिमाग वो 10 मिनट की सारी चीज़ें एक बार में दिमाग में रख नहीं पाएगा। तो ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं, उससे इन्वॉल्व रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ का नोट्स बनाते जाएँ। आप अपने दिमाग को उसमें इन्वॉल्व करते रहिए, आप कुछ करते रहिए। जैसे कि स्कूल में हम टीचर जब हमें पढ़ाती है तो हम नोट्स बनाते हैं। उसी तरीके से जब आप ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि अगर 1 सप्ताह बाद जब आप पढ़ेंगे, आपने पूरी ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि मैंने क्या किया पढ़ने के बाद, तो शायद आपको लगेगा कि ये काम ही नहीं कर रहा है, इसे तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का यूज़ करके वहाँ पे जब उसके नोट्स बनाएँगे, सवाल करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। थैंक यू अनमोल। अब मैं अगला सवाल जो आ रहा है हमारे पास, डॉक्टर नताशा, ये जो ऑनलाइन लर्निंग अब जो हो रही है, ये इस कोविड-19 के सिचुएशन में ही रहेगी या इसके बाद भी जो अभी हमारे स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है, हमारा जो पढ़ना लिखने का तरीका है, क्या ये कोविड-19 का सिचुएशन क्लियर होने के बाद बदल जाएगा
या ये ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है? देखिए, ये जो हम ऑनलाइन लर्निंग जैसे कह रहे हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी पढ़ाई इस तरीके से हो रही है, ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं इस तरीके से फुल ब्लोन नहीं, पर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग जिसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले भी पढ़ा रहे थे, पर उन स्कूल्स की जो परसेंटेज है या उनका जो नंबर है बहुत कम था। पर जब ये सिचुएशन, ये मुसीबत जो है हम पर आई, इस वजह से क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो टेक्नोलॉजी का सबने सहारा लिया और इसको इस्तेमाल करके सबने पढ़ाना शुरू कर दिया, जो भी जहाँ तक कर सकते थे। कुछ स्कूल्स हैं जो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, अलग-अलग चैलेंजेस हैं। तो ये पक्की बात है कि जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो लर्निंग है, ये पहले कम थी, अब ये बढ़ेगी, पर ये कोविड की मार खत्म हो जाने के बाद कहीं जाने नहीं वाली है। ये इस तरीके से हमारी पढ़ाई इसी तरीके से चलने वाली है। थैंक यू डॉक्टर नताशा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सभी माँ बाप को समझनी चाहिए कि जो सीखने का, पढ़ाने का, पढ़ने का जो तरीका था वह बदलने ही वाला था। वैसे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ रहा था स्कूल्स के अंदर। शायद ये जो कोविड-19 का सिचुएशन आया है उसकी वजह से वो बदलाव की स्पीड बढ़ गई है। बदलाव शायद कुछ वर्षों के बाद आने की बजाय अब आ गया है, बट हमारा पढ़ने लिखने का तरीका बदलेगा। ऑनलाइन सीखने के बहुत से एडवांटेजेस है, उसमें से 2-3 जो मैंने पिक किए, नताशा ने जो बोला उसमें से एक है कि इसमें हम अपनी सहूलियत के हिसाब से भी सीख सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को कोई लेक्चर या कोई डिस्कशन सुबह सुनना है, किसी को दोपहर में सुनना है, वो अपने हिसाब से सुन के तैयारी करके आ सकता है। दूसरा, किसी भी टॉपिक पे जो भी बेस्ट टीचर या बेस्ट फैसिलिटेटर होगा, आज वह ऑनलाइन के थ्रू सिर्फ क्लास के 60 बच्चे नहीं, बट शायद 600 या 6000 बच्चों को सिखा सकता है। तो उसका ये फायदा होगा। तीसरा, जो हम लोग AKES में बहुत सी बार बात करते हैं, वो है स्टूडेंट एक्सचेंज लर्निंग। आज जैसे AKES की एक स्कूल बॉम्बे में है, दूसरी स्कूल चित्रावड़ में है और तीसरी स्कूल तजिकिस्तान के पहाड़ों में है। आज टेक्नोलॉजी के यूज से किसी भी स्कूल के बच्चे और किसी भी स्कूल के टीचर्स एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो तजिकिस्तान के पहाड़ों का कोई बच्चा गिर के फॉरेस्ट की लाइफस्टाइल या वहाँ के बारे में कुछ सीखेगा और बॉम्बे का कोई बच्चा बॉम्बे की स्कूल में बैठ के पहाड़ी इलाकों में लोग कैसे रहते हैं और वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है वो सीखेगा। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। तो हम देखेंगे ये कैसे चेंज होता है आगे जाके। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो अनमोल, मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करूँगा कि माँ बाप को लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चैलेंजेस जुड़ी हुई है। आपके एक्सपीरियंस में ये कौन सी चैलेंजेस है और आप अगर 1-2 चैलेंजेस का हमें एग्जांपल्स दें और उन चैलेंजेस या उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से माँ बाप सॉल्व कर सकते हैं वह हमारे साथ शेयर करें प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ये जो सवाल आ रहे हैं ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स के थ्रू उनको जनरली दिक्कत हो रही है इन सारी चीज़ों से। एक तरफ इन सवालों से ये भी दिख रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर एक पेरेंट को जो कम से कम इस वेबिनार में आके सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों का कैसे उनका क्या करूँ कि ताकि उनकी पढ़ाई में नुकसान ना हो। तो जैसा कि इस सवाल के बारे में बात की जाए तो हर चीज का फायदा और नुकसान होता है। दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है कि जिसका सिर्फ ही फायदा हो या फिर जिसका सिर्फ नुकसान हो। हम स्कूल जाते हैं तो उसके फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, हमारा आने जाने में समय थोड़ा लगता है, वहां भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ये आपके हाथ में ये हथियार है और ये है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। एक दिक्कत ये आ सकती है ऑनलाइन एजुकेशन में कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत एडिक्टिव होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में फ्लो ना करें तो
तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन चीजें बनाई ही ऐसे जाती हैं। आप YouTube पे जाएंगे, अगर आपने कोई एक वीडियो देख लिया तो सेम उसी से मिलते जुलते आपके पास 10 तरीके के सेम टाइप के वीडियो आ जाएंगे। और जब तक आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जाएंगे, तीसरी वीडियो में जाएगा, आपको लगेगा मेरा 2 घंटा तो ऐसे ही निकल गया और काम की चीज तो मैं कर ही नहीं पाया। तो सेम चीज फेसबुक के साथ ही है। वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि उनका फायदा हो। नाउ एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, ये आपको सोचना है कि जब भी आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो किस मकसद से जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। हमें से बहुत लोगों की आदत होती है, हम फोन उठा लेंगे, कुछ काम नहीं होगा बट हम नोटिफिकेशन चेक करेंगे, अच्छा ये आया है, ये कंपनी का मैसेज आया है। कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा तभी होगा जब आप उसको सही तरीके से किसी मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो भी रूटीन बना रहे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा 1 घंटा मोबाइल यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो वो इस 1 घंटे में वो यहाँ जाके ये काम करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे आप बाकी चीजों के लिए मना कीजिए, नहीं तो उसका दिमाग फिर उधर ही डिस्ट्रैक्ट होगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये देखने के लिए मना किया है, तो फिर मैं कोई गाना सुन नहीं सकता, मैं कोई वीडियो नहीं देख सकता। आप बोलिए कि तुम वो भी काम कर सकते हो, उस पर भरोसा करिए, लेकिन वो भी तुम्हारे टाइम टेबल में है, उस चीज को भी उसके टाइम टेबल में डालिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई को भी डालिए। अगर सुबह मुझे 9 से 10 पढ़ाई करनी है तो 11 से 12 आप उसे बोलिए कि तुम अपनी डांस क्लास देख सकते हो, तुम कारपेंट्री सीख सकते हो, तुम ड्राइंग सीख सकते हो। वो समय उस चीज के लिए है ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हाँ मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। तो ऑनलाइन में सही फायदा उठाने के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे आपका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने बच्चों के और दोस्तों के पेरेंट्स से बात कीजिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए वो कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे को कोई चीज पसंद है, लोगों से पूछ के पता कीजिए कि कहाँ पे मैं ऑनलाइन जाके उस चीज के लिए सबसे अच्छा कंटेंट ढूंढ सकता हूँ, और वो आप अपने बच्चे को दीजिए, ताकि जब भी आपका बच्चा ऑनलाइन जाए, जब भी आप ऑनलाइन जाए, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप गुम ना हो जाए इस ऑनलाइन दुनिया में। थैंक यू अनमोल। आपने सही कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों का एक टाइम टेबल बनाएं कि दिन में कितनी देर वो ऑनलाइन में पढ़ाई करेंगे, कितनी देर जो उन्होंने पढ़ा है उसको ऑफलाइन में रिवाइज करेंगे या पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, कितना टाइम वो ऑनलाइन पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़ें करेंगे। हमारे पास जो अगला सवाल आ रहा है, मोनिशा मैं आपके पास आता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है, ये जो पेरेंट्स है इन्होंने कभी ये ऑनलाइन एजुकेशन देखा नहीं है। वह जब स्कूल्स में थे तब पढ़ने का तरीका अलग था, आज के बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग है। जब ये कोविड-19 का सिचुएशन नहीं था तो शायद ट्यूशन्स पे जाते थे बच्चे, उनको सपोर्ट मिलता था। तो पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करे, कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर की है, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स रह गई हो तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू चेयरमैन। तो जो बहुत ही अच्छे शेयरिंग हुई है अनमोल और नताशा ने जो करा है, मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगी। अगेन मैं जो चीज़ की पेरेंट का रोल जो है, मेन रोल जो है, वो ध्यान में हमको रखना ज़रूरी है। बच्चे घर से पेरेंट्स जिस तरह से उनका व्यवहार होता है उससे, और जो वातावरण है उससे बहुत सीखते हैं, उनसे वैल्यूज सीखते हैं, लाइफ स्किल सीखते हैं। 21वीं सदी की सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल मैं मानती हूँ वो है अडेप्टेबिलिटी। चेंज जब होता है कोई भी, क्योंकि इस सदी का एक कांस्टेंट जो रहेगा वो चेंज। हम कहते थे कि हर 5 साल में दुनिया बदल जाती है, अब तो कुछ महीनों में दुनिया बदल गई है। लेकिन आप उस चेंज की तरफ किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, कि आप बिखर रहे हैं कि आप समेट रहे हैं, कि आप ऐसे माता पिता हैं जो समेट रहे हैं कि ऐसे माता पिता हैं जो बिखर रहे हैं। वो हमको एक स्टेप बैक करके वो देखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दुनिया के प्रति और चेंजेस के प्रति, छोटे बड़े, वो बच्चे कॉन्स्टेंटली उसको देखकर सीख रहे हैं, किसी भी उम्र के हों। आपका इन्फ्लुएंस कभी कम नहीं होता। तो माता पिता ये ध्यान रखें कि उनका इन्फ्लुएंस अलग अलग प्रकार से लाइफ लॉन्ग होता है। छोटे बच्चों पे ज्यादा, बड़े बच्चों पे थोड़ा कम, पर इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं होता। तो वो एक प्राइमरी रोल है।
तो ये बिल्कुल आपका मन में ये होना स्वाभाविक है कि भाई ये अलग प्रकार की एजुकेशन है, हम तो कभी ऐसे पढ़े नहीं। आप वहां पे आप एजुकेट करने के लिए आपका मेन काम नहीं है, लेकिन अडेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने भय को हावी होने देंगे तो आपका भय बच्चों में भी जाएगा। बहुत बच्चों के लिए भी नया है, वो उसको भय से अप्रोच करेंगे, डर डर के कि क्या करेंगे हम, ये तुमको पता नहीं है। तो ये भय को पहले बात हटाना जरूरी है और बोलना जरूरी है, चलो साथ में सीखते हैं। चेयरमैन ने भी जो एक रिट्रेट किया था, मैंने बोला था पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो आई है कि जैसे हम लोग प्लेन से कूदे हैं और हम स्काई में जब प्लेन से कूदे तब हम पैराशूट बिल्ड कर रहे हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि हमारी सारी एनर्जी जाती है कि इसको सॉल्व करना है। तो आपका पैराशूट बिल्ड करिए कि भाई क्या चीज हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा, हमको सपोर्ट करेगा, हमारे बच्चों को सपोर्ट करेगा। वरना हम बैठे रहते सालों सालों बैठे रहते और वेट करते रहते, हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते ना तो हम बैठे होते कि भाई कभी सीखेंगे हम। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 21वीं सदी का ये एक रूप है जिससे हम लोग हट नहीं सकते। पर आपका काम जरूरी है ओपन कम्युनिकेशन रखना, बच्चों के साथ में ओपन कम्युनिकेशन रखिए, उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। जो छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, बहुत कुछ होता है यूट्यूब वगैरह में। एक नॉर्मल आपको लगेगा कि आपने कहानी चालू करी है, अचानक कुछ ऐसे आ सकता है जहाँ जो सही नहीं हो, तो आपको पहले ये मॉनिटर करना जरूरी है। आपका रोल है मॉनिटरिंग का और समझने का, तो वो रोल आपका कभी नहीं हटता। टेक्नोलॉजी उनको प्रदान करना कि देखना कि भाई वो चल रही है, वो सब भी रोल आपका आता है। और उनके साथ में समय बिताइए को लर्न करने के लिए, बहुत कुछ वो करेंगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अनमोल ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे प्री स्कूलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ऑफलाइन टीचर्स दे सकती हैं भाई कि भाई ये कहानी भेज रहे हैं वगैरह, साथ में बैठिए कहानी के अंदर इन्वॉल्व हुई। ऑनलाइन में अगर डांस है तो वो अपॉर्चुनिटी यूज करिए कि आप भी डांस कर रहे हैं बच्चों के साथ, आपकी भी एक्सरसाइज हो रही है और बच्चे आपको देखेंगे कि भाई एक लाइटनेस है। अपने आप को भी रीइन्वेंट करना जरूरी है। हेल्दी ऑनलाइन हैबिट्स रखिए कि जब आप स्कूल से कनेक्ट कर रहे हैं वगैरह, तो ये नहीं कि पजामा पहन के बिस्तर पे बैठे हुए हैं, नहाए धोए हैं नहीं, ब्रश व्रश करा नहीं, बैठ गए। तो ये रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। और आप वो गाइड करेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि अच्छा बिहेवियर हो। ऑनलाइन का बिहेवियर भी वही है जो ऑफलाइन बिहेवियर होता है, कि आप विश कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, अच्छे व्यवहार को आप प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई आप काइंड रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए, अपने जो कपड़े पहने हैं सलीके वाले होने चाहिए। ये नहीं कि सब बैठे उस समय सब कुछ चलता है। और हर चीज में लर्निंग कहीं भी किसी प्रकार की भी हो, फन, स्ट्रेस फ्री और फन का स्पिरिट रखना जरूरी है। और चेयरमैन ने भी बोला था ये कि, और अनमोल ने भी, कि भाई जब वो लर्निंग होती है उसके बाद में कि भाई क्या सीखा, और वो सिंपल तरह से आप इंटरेस्ट जेन्युइनली पूछिए। कई बार हम लोग अडल्ट्स क्वेश्चन करते हैं और हमको आंसर में एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होता है, हम सिर्फ प्रश्न करते हैं, भाई तुमने क्या सीखा, बच्चा बोलने लगेगा, हम स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो प्लीज वो मत करिए, फुल अटेंशन दीजिए। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं स्क्रीन टाइम से बहुत वरिड रहती हूँ, तो एक चीज बोलूंगी कि पूरे दिन में कुछ समय रखिए, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप जब जागने वाले, कि भाई हो सकता है बोलें कि 7 बजे से 10 बजे तक गैजेट फ्री टाइम है, कोई भी गैजेट ऑन नहीं रहेगा। मैं जब गैजेट बोलती हूँ तो टेलीविजन बंद, सेलफोन बंद, लैपटॉप बंद, सब गैजेट बंद। 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आपके ऊपर है। हो सकता है कोई दिन रखें कि भाई ये दिन, संडे के दिन गैजेट फ्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय को यूज करिए फैमिली के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैलेंस रखिए, और अपनी ये समय को यूज करिए कि फैमिली की रिलेशनशिप्स और ये सब, और साथ में एकजुट होके, साथ में एक नए प्रवाह की तरफ, इस नए दौर में एकजुट होकर इसमें आप आगे जाइए और उसको वेलकम करिए, इस चेंज को पॉजिटिवली वेलकम करिए। बिकॉज ये चेंज हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप छोटे से गांव में हो या आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, सेम कंटेंट अब आपके लिए अवेलेबल है। और वो अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़िया है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन में वो चीज आपके लिए है। आपको पैसे नहीं खर्चने, कुछ नहीं करना, आप वहीं पे बैठे हुए हैं, आप बोटाड में बैठे हैं, रानावव में बैठे हैं, तेलंगाना में किसी जगह में, आदिलाबाद में बैठे हैं, वही चीज आपके लिए अवेलेबल है जो कोई बच्चा स्विट्जरलैंड में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है या लंदन में बैठा है।
इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव चेंज फॉर आवर चिल्ड्रन। सबसे बढ़िया चीज है ये। इस माहौल में ये बोलें कि ये चालू हो रहा है बहुत जोरम शोरम से, इसको वेलकम करना जरूरी है। थैंक यू मोनिशा। डॉक्टर नताशा, एक सवाल आपके लिए है कि बहुत से बार हमारे बच्चे जो है वो रूरल रिमोट सेंटर्स में होते हैं, वहाँ पे शायद अच्छी क्वालिटी की स्कूल्स भी नहीं होती है। वहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग अब कैसे होगा? मतलब वो स्कूल्स करेंगे ऑनलाइन लर्निंग, और अगर हमारी स्कूल्स ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर पेरेंट्स किस तरह से वो इनिशिएटिव ले सकते हैं? कई बार घरों में शायद 2 बच्चे 3 बच्चे हो, स्मार्टफोन एक ही हो, तो सारा परिवार उस एक स्मार्टफोन का किस तरह से मिलजुल कर यूज कर सकता है? थैंक यू। आई थिंक इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर तो स्कूल्स अच्छे हैं तो वो काम करेंगे ही बच्चों के साथ, पर अगर हाई क्वालिटी स्कूल्स नहीं हैं तो पेरेंट्स जो हैं, आई थिंक अभी वक्त है कि पेरेंट्स को स्कूल्स पे जाके प्रेशर डालना चाहिए कि और कहने की ज़रूरत है कि इस तरीके का काम जो है बहुत सारे स्कूल्स अगर कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। तो लंबी बात है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। आज मैंने एज अ पेरेंट जाके बोला और स्कूल कल करने लग जाएगा। पर क्योंकि आगे रास्ता यही है, पर जब तक माँ बाप नहीं बोलेंगे, अगर स्कूल नहीं कर रहा तो माँ बाप के प्रेशर में ज़रूर करेगा। दूसरा, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जो सरकार है जो इन स्कूल्स के ऊपर प्रेशर डाले कि हाँ आपने भी ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑनलाइन लर्निंग का रास्ता जो है अपनाना है। पर ये तो जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इमीडिएटली अभी क्या करें? तो रूरल सेटअप्स में, छोटी जगहों में जहाँ पर स्कूल्स बहुत बढ़िया नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन और साधन है। तो जैसे हमने अपने स्कूल, हम आगा खान स्कूल्स में भी देख रहे हैं, हमारे तकरीबन स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं रहते और एक फोन रहता है। तो उसके लिए जो अनमोल ने और मनीषा ने बारी बारी कहा, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इसका एक ही हल है कि हम टाइम टेबल बनाएं और एक डिसिप्लिन सेट करें। थैंक यू डॉक्टर नताशा। तो दोस्तों, हमने ये सुना आज के जो बहुत सारे डर हमारे अंदर है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, बच्चे क्या देख रहे हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो स्मार्टफोन देखना भी नहीं आता, मैं अपने बच्चे की मदद किस तरह करूँ? ये जो सारे इतने सारे सवाल हमारे पास आए थे, हमने बहुत कुछ सुना हमारे पैनलिस्ट के थ्रू। मुझे आशा है कि हमने सीखा है कि आज जो भी हो, अगर मैं एक पेरेंट हूँ, शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी मैं अपने बच्चों की मदद कर सकता हूँ। मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे सही ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, वह एक बैलेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग में बना रहे हैं, वह एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि हमारे बच्चे हमें देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो एडवर्स सिचुएशन है, ये जो मुश्किल समय है, उसको हम एडल्ट्स किस तरह से फेस कर रहे हैं, वह देख के वो लोग सीखेंगे कि आगे जाके उनके ज़िंदगी में जो मुश्किलें आएगी, वह किस तरह से फेस करेंगे। मैं फिर से एक बार हमारे पैनलिस्ट की तरफ जाऊँगा। कुछ आखिरी टिप्पणी अगर उन्हें शेयर करनी हो, कुछ लास्ट 2-4 बातें शेयर करनी हो, तो वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नताशा, मैं आपके पास आऊँगा। आपको अगर कुछ क्लोजिंग कमेंट्स, कुछ चीज़ें शेयर करनी हो जो रह गई है, तो एक लास्ट 2 मिनट में आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये बहुत मुश्किल वक्त है, पर हम सब ने बारी बारी कहा कि सारी दुनिया पर ये जो है विपत्ति आई हुई है, तो हम सब सोच के चले कि हम सब एक साथ हैं। इस वक्त हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, अपने रोजगार की चिंता है। हम रोज जब सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि ये जो मुसीबत है कब खत्म होने वाली है, कब स्कूल्स खुलेंगे, 15 दिन में खुल जाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जून में खुलेंगे, सितंबर में खुलेंगे। पर इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि पेशेंस रखें और धैर्य रखें, क्योंकि मैं इस एजुकेशन सिस्टम में हूँ, तो लगातार दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन के, दूसरे प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, उनके साथ लगातार बात होती है।
अगर हम पढ़ें जो दुनिया के दूसरे अलग स्कूल्स भी दूसरे देशों में भी कर रहे हैं, 2-4 बातें सब कह रहे हैं कि पढ़ाई को लेके हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। थैंक यू डॉक्टर नताशा। एक इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, जो मैं आपको पूछूंगा। आपके कुछ क्लोजिंग कमेंट्स जो कुछ रह गए, अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो। थैंक यू। नहीं, क्लोजिंग कमेंट्स खास करके मैं बस वही रिएटरेट करना चाहूँगी कि पेरेंट अपना रोल को ध्यान में रखें कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बच्चों के पहले टीचर हैं, और जो मेंटरिंग और मॉनिटरिंग का रोल है वो उनका है, वो बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस रखें, ऑफलाइन ऑनलाइन का बैलेंस, ऑनलाइन में भी जब है उसमें भी बैलेंस। अनमोल ने बहुत ज़रूरी बात बोली थी कि भाई ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो दिमाग में आ जाएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो क्या है वो, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो बातें अब बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी है। तो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए या मैथ साइंस के लिए ही नहीं है, और मैथ साइंस भी आप खेल के द्वारा सीख सकते हैं। तो बहुत एवेन्यूज खुल गए हैं, बहुत चीज़ें जो चेयरमैन ने भी बोला कि बहुत ऑनलाइन, अभी जो इनका वेकेशन का टाइम बोले वो ट्रांजिशन हो रहा है, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। और क्योंकि स्थिति ऐसी है, बहुत ही ऊंधा ऑनलाइन लर्निंग और वेबसाइट्स और बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते थे। तो लोगों को पता है कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, और बहुत लोगों ने ये ओपन कर दिया है। तो बच्चों के इंटरेस्ट के को ध्यान में रखते हुए कि उनको डांस, आर्ट, म्यूजिक, नेचर, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो सबको करना, और एक्सप्रेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब चीज़ें अभी बहुत कुछ अवेलेबल है। थैंक यू मोनिशा। मोनिशा, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं जो छोटे बच्चों के माँ बाप ने पूछे हैं। एक सवाल हमारे पास है जो सबीना लालानी पूछ रही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल की उम्र के आसपास, उन छोटे बच्चों को किस तरह से हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन का बैलेंस कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक कंटेंट या वेबसाइट आप शेयर करना चाहे तो करें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक डैड के तरफ से आया है कि मेरी जो बेटी है, 6 साल की बेटी है, जब वो ऑनलाइन सीखने जाती है कुछ देर के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बढ़ाए। एक क्वेश्चन हमारे पास रेशमा की तरफ से आया है कि प्री स्कूल्स के लिए ऑनलाइन के क्या टिप्स है या कोई वेबसाइट्स जो हम यूज कर सकते हैं। और एक फाइनल क्वेश्चन है जो इफा छटानी की तरफ से आया है कि ये ऑनलाइन इतना कंटिन्यूसली देखने से क्या मेरे बच्चों की आंख पे असर पड़ेगा, आगे जाके उसकी सेहत पे, उसके हेल्थ पे असर पड़ सकता है क्या? थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत ही ऊंधा प्रश्न है। सो सिर्फ अर्ली ईयर्स को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगी। तो पहली चीज़ तो है कि 3 साल से छोटे उम्र वालों का भी एक बात बोल देती हूँ कि 3 साल से कम उम्र वालों के लिए टोटल स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। ओनली एक्सेप्शन जो मैं बोलूँगी 3 साल से कम उम्र के लिए, ओनली एक्सेप्शन होगा कि अगर वो कोई वीडियो चैट्स कर रहे हैं अपने दादा दादी, नाना नानी, परिवार के जनों के साथ में, जो जो लोग उनके पास नहीं है उनके साथ में, उसके लिए यूज़ करिए। ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी कि कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं वो जो घर में जिस तरह का वातावरण घर में आप लोगों के साथ में, उनको पूरा अटेंशन मिल रहा है। उल्टा छोटे बच्चों के लिए तो खास करके बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि उनको पूरा आपका ध्यान मिल रहा है, आपका समय मिल रहा है। 3 से 6 साल के बच्चे जो हमारे प्री स्कूल के बच्चे हैं, अगेन मैक्सिमम पूरे दिन में आप ब्रेक्स के साथ में अगर यूज करते हैं तो ये ध्यान रखिए, एक समय देती हूँ आपको मैं कि 1 घंटा पूरे दिन में, 1 घंटे से ज्यादा समय उनका नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम आप क्या यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए। यानी कि आपका साथ में होना जरूरी है, आप उनको अंधाधुंध नहीं पकड़ा रहे हैं। इंटरैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे, और ये बात अनमोल ने भी बोला था, ये नहीं कि बच्चे से बैठ के देख रहे हैं पैसिवली कि सामने चल रहा है कुछ और वो बैठे हुए देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो ग्लासी आईज हो जाती हैं, तो किसी ने आंखों के बारे में बोला, तो एक ग्लासी आई लुक होता है जब आप देखिए मैं देख रही हूँ, मैं ऐसे देखते रहूंगी, अब घंटे भर में देख रही हूँ ऐसे, मेरी आंख झपकेगी भी नहीं, और झपकेगी नहीं तो क्या होता है, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है ना।
ड्राई हो जाती है आईज, आपकी आईसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे पास में लीन कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर सही नहीं होता। सिर्फ आंखें ही नहीं, आप बहुत समय तक ऑनलाइन बैठते हैं, ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपका बॉडी पोस्चर क्या है। वरना बहुत बार वो एक ड्राइंग दिखाते हैं कि धीरे धीरे हम बंदर से इंसान बने और वापस हम बंदर बन जाएंगे, क्योंकि हम बेंड कर रहे हैं हमारी बैक को। तो ये सब जो प्रैक्टिकल चीजें देखना जरूरी है कि बच्चा कहाँ बैठा है, कितने समय के लिए बैठा है, बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है। आंखों को झपकाना, हाँ, आंखों को झपकाया, वाटर ब्रेक्स लेना, उठ के आपने स्ट्रेच किया। तो ऐसे नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी बहुत समय तक बैठे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए 3 से 6 साल की उम्र में इंटरैक्टिव ही रखिए। स्टोरी वाले साइट्स होते हैं, बहुत सारे स्टोरी साइट्स हैं। मैं कुछ जो है बाद में AKB के साथ में शेयर करूंगी, कुछ आपके साथ वो लिस्ट में डाल देंगे अर्लियर्स के लिए। और 3 से 6 के लिए मत सोचिए, उनके लिए सबसे जरूरी है कनेक्शन। वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप, वो जरूरी है। एक सेफ एनवायरनमेंट घर में जरूर देखिए कि बहुत फिजिकल एक्टिविटी वो कर पाए। गेम्स के लिए उनके लिए आप पाथवेज बना सकते हैं, स्कॉच बुक या अपना सेलो टेप या रस्सी जो भी घर में हो, और थोड़ा बहुत वैसे गेम्स खेलें कि उनके लिए एक्टिविटी रहे, फन रहे। स्टोरी टेलिंग के लिए आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, बहुत सारी बुक रीडिंग हो रही है, करंट डिटेल्स कर रहा है, और बहुत ही उम्दा स्टोरीज है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, गुजराती का पता नहीं मुझे, पर इंग्लिश हिंदी में तो जरूर बहुत कुछ हो रहा है। तो वो कहानी सुन सकते हैं। प्रथम ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डायल स्टोरी, कि आप उनका नंबर उन्होंने दिया है जो कि कॉमन नंबर है, वो आप डायल करेंगे तो आप कहानी सुन सकते हैं। तो वो आप ऑनलाइन जब हम बोलेंगे तो ये ऑनलाइन को ये भी रखिए, आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से ऑडियो सुनने दीजिए कहानी का। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है। जो छोटे बच्चे हैं, आप क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस को ही यूज करें, अंधाधुंध यूट्यूब में जाके ना करें। मैं यूट्यूब में बहुत चेक करती हूँ और मुझे देख के कई बार डर लगता है कि कई बार जो आप अंधाधुंध जाएंगे तो कुछ चीजें जो वो पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि लड़की का ये रोल है, लड़के का ये रोल है, या वायलेंस होता है, हाँ, या कुछ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीजें पास ऑन होती हैं जो कि गलत होंगी, और हमने देखा नहीं होगा, हमने सिर्फ देखा चकाचौंध और सही लग रहा है, हमको पता नहीं कंटेंट क्या है। तो इसलिए बहुत जरूरी है छोटे बच्चों को खास, बिकॉज उनको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो फिल्टर कर पाए, कि आप उनके साथ देखें ताकि आप उस चीज को, कंटेंट को ध्यान से कर सकें। तो बैलेंस रखें, और ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कुछ जो लोगों ने पूछा कि आईसाइट का बिल्कुल सही है, स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आईज को इम्पैक्ट करेगा, तो ये बहुत बैलेंस रखिए। और छोटे बच्चों का खास जो मैंने बोला कि कलेक्टिव स्क्रीन टाइम इवन इस समय में घंटे भर से ज्यादा मत रखिए। किसी पेरेंट ने लिखा था कि बच्चे जब लेते हैं कुछ फोन देते हैं, कुछ तो वो देते नहीं है वापस। तो वो देखिए भाई, आप पेरेंट हैं, रोल आपका है, तो जब आप पहले कुछ स्टार्ट करें उसके पहले बच्चों के साथ बात करें, और एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा करते हैं कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये इतने समय के लिए। समय का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो किसी भी तरह के आपने वॉच दिखा दी कि भाई ये स्विच अब यहाँ आएगी, इतने समय तक तुम ये देख सकते हो, उसके बाद में मैं सेलफोन वापस ले लूंगा, या ये। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को आप, कंडीशनिंग होती है कि आप स्ट्रांगली फॉलो करें, प्यार से, लेकिन स्ट्रांगली फॉलो करें, क्योंकि फिर वो क्या टैंट्रम थ्रो करें, रोना धोना हो, और आप बोलें कि चलो अभी आज दे देता हूँ, कल तो मेरी बात सुनना, पर उसको आपने ऑलरेडी सिखा दिया है कि भाई रोगे तो मैं मान जाऊंगा। तो ये बैलेंस कहीं किसी भी स्थिति में ये बैलेंस रखना जरूरी है। थैंक यू मोनिशा। अनमोल, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। आपके लिए एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया है। लोग पूछ रहे हैं कि हमें खान एकेडमी इज क्लास, हम सब मानते हैं, लेकिन और कौन सी साइट है जो खान एकेडमी के लेवल की या उससे अच्छे जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? तो ये क्वेश्चन और क्लोजिंग कमेंट्स मैं आपको दोनों एक साथ ही देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो खान एकेडमी काफ़ी रिसोर्सफुल है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात खान एकेडमी के साथ ये है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरीके के पढ़ाई के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। चाहे आप मैथ पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि सिर्फ मैथ्स और साइंस ही पढ़ने के लिए है क्या, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा जा सकता? तो खान एकेडमी पे आप जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, स्टोरी राइटिंग, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सबका सब फ्री है। तो जाएं, थोड़ा समय बिताएं और
बच्चों के साथ पढ़ें। लास्ट कमेंट मैं ये बोलना चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट्स के रूप में कि चीजें मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ आपके लिए, हमारे लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, सबके लिए ये समय जो है मुश्किल है, और सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। तो इस ऑनलाइन लर्निंग को एक जैसे कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं शुरू से, तो उससे प्रॉफिट आने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आज मैंने कोई दुकान खोली, कुछ बिजनेस किया, तो 2 दिन बाद मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। मैंने कोई कंपनी खोली तो मुझे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इस बात को आप मान के चलिए, आपको ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन को कुछ दिन बिना उससे कुछ एक्सपेक्ट किए पूरे मन लगा के यूज करना होगा। तब जाके धीरे धीरे जब आप उससे और इन्वॉल्व होंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से इसमें स्टैब्लिश हो गया हूँ, तब जाके आपको धीरे धीरे उसका फायदा दिखने लगेगा। लेकिन उस समय तक पेशेंस रखना, धैर्य रखना काफी जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को आगे बढ़ने की सोच रखें, ग्रोथ माइंडसेट काफी जरूरी है। बच्चे को कभी ये ना बोले कि यार तुमसे ये नहीं हो पाया, तुमसे वो नहीं हो पाया। हमेशा ये सोचें कि बच्चा जो एफर्ट लगा रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। उसका आंसर सही हो या गलत हो मतलब नहीं उससे, लेकिन अगर उसने कोशिश की है, वो बहुत बड़ी बात है। एक चीज जो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि देखिए, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, सोच को डेवलप करना, उसको अच्छा बनाने का एक जरिया है। आप अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ टीवी देख रहे हैं, अभी दूरदर्शन पे महाभारत, रामायण और बहुत सारी चीजें सीरियल शुरू हो गए हैं, आप उनके साथ कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा उनसे पूछते रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा क्यों जानने की कोशिश कीजिए, और जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई के जरिए ही हो पाए। आप उनके साथ जो भी समय बिताते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमेशा पूछते रहिए कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अगर इस क्यों के जरिए वे सोच रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है, तो ये काफी सही चीज है। उनको आगे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ हो या साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि बच्चे क्यों का जवाब दे पाए, और इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान में रखिए, हमेशा क्यों क्यों, हमेशा उनको क्यों का जवाब देने के लिए तैयार रखिए। कोशिश करिए, उनको उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करिए, और आपके बच्चे हो, हम हो, टीचर्स हो, हम सब चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं। बस इस बात पे भरोसा रखिए। थैंक यू अनमोल। मैं देख रहा हूँ कि हमारा टाइम अप हो चुका है, तो और वक्त ज़ाया न करते हुए मैं सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी अटेंडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देके आज इस टॉपिक पे डिस्कशन की, आज हमारे साथ पार्टिसिपेट किए। थैंक यू वेरी मच, याली मदद।